जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखेंगे। इसमें बताए गए आपको 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इस क्लास को पूरा देखिएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जिसको इसकी नीड हो। ये क्लास अगर आपको समझ में आती है तो क्लास को लाइक कर दें। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन की ये सीरीज़ हमारी चलती जा रही है। आज हमारा 17 सेट है। इससे पिछली क्लासेस को आप अगर नहीं देख पाए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। आज है 16 तारीख और स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले प्रभु का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेकर के चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, हाथरस है, कन्नौज है या फिर संत रविदास नगर है। तो अगर आपसे बात की जा रही है सबसे कम क्षेत्रफल की उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद ऐसा है, तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वैसे हो जाएगा संत रविदास नगर, जिसको भदोई के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाली जनपद की, वो हो जाएगा आपका हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। बात करें संत रविदास नगर की तो ये 1015 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो गौतम बुद्ध नगर में 1442 वर्ग किलोमीटर का आता है एरिया। और बात करते हैं हाथरस की तो ये हाथरस दिया गया है, तो हाथरस का लगभग 1840 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। बात करें कन्नौज की तो कन्नौज का है 2093 वर्ग किलोमीटर का एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बुलंदशहर, बांदा या फिर बलिया? उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर लगने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलिया। ये सबसे पूर्वी जिला भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की, तो शामली आप लोग याद रखिएगा। आपसे अगर उत्तर का सबसे जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो वो आप याद रखिएगा सहारनपुर। दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का तो वो हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है। ये 4 जिलों को तो आपको डायरेक्शन के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कैसा आकार है तो आप लोग याद रखिएगा लंबवत आकार है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश देश के क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप कहीं पर नोट डाउन कर लें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा 67.7% की साक्षरता दर है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले जो बिहार से लगते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 7 ज़िले हैं। कौन कौन से 7 ज़िले हैं वो देखिएगा, जैसे सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, ये सारे ज़िले उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा से लगते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई। बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह की, तो ये उत्तर प्रदेश में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है शोध कार्य,
प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या फिर उपयुक्त सभी। बात करते हैं राज्य खेती की का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के हिसाब से क्या होगा, तो वो शोध कार्य भी हो जाएगा आपका, वो आपका प्रदर्शन कार्य भी इसके अंतर्गत आता है, बीज गुणन कार्य भी आता है। इसके अलावा भी बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है, क्योंकि ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में? सोयाबीन की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कुल 6 जिलों में मुख्यतः उगाई जाती है, जैसे ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और महोबा में सोयाबीन की खेती मुख्यतः की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा या फिर मई का मध्य? बात करते हैं रुई और कपास दोनों एक ही चीज़ है। इसकी स्वदेशी किस्म की बुवाई करते समय किस समय इसकी खेती की जाती है? तो ये की जाती है अप्रैल के पहले पखवाड़े में, ठीक है। ये आगरा जिले में, मथुरा जिले में और इसके अलावा हाथरस जिले में इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब और बुंदेलखंड और रोहिलखंड के क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? आलमबाग में, इलाहाबाद में, सुल्तानपुर में या गौरीगंज में? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश का? ये स्थित है आलमबाग में, जो कि लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करें इसकी स्थापना की, तो ये इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। बात करें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया था 2017 के दौरान। किसके द्वारा किया गया था? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भी योगी आदित्यनाथ जी थे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। सूची 1 में संस्थान है, सूची 2 में स्थिति है। कहाँ पर कौन सा संस्थान स्थित है ये आपको बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये स्थित है आपके वाराणसी में, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, भातखंडे संगीत संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। बात करें निराला आर्ट गैलरी की, तो ये प्रयागराज में स्थित है। बात करते हैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की, ये आपकी रायबरेली में स्थित। जो कोड दिया गया था इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कोड दिख नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन दिए गए थे चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में? स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में, तो ये कानपुर में स्थित। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस जनपद को कहा जाता है, तो वो कानपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो ये अहमदाबाद को कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर कानपुर? तो काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर को जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। बात करते हैं सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। 90% काष्ठ नक्काशी यहीं से की जाती है, इस जिले से ही, ठीक है। काष्ठ नक्काशी में 90% जो उत्पादन है वो इसी जिले से हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है?
इलाहाबाद में, मथुरा में, आगरा में या फिर कानपुर में? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में तेल रिफाइनरी स्थित है। ये एकमात्र तेल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं। तो ये भी मथुरा में लगते हैं। हर साल 86 मेले मथुरा में लगते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, कानपुर और हमीरपुर को याद रखिएगा। यहाँ पर 79 मेले लगते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्कृत शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन ए है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन 2 है मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्प्लेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्कृत शालाएं जो है वो स्टार्ट की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है इलाहाबाद में, आगरा में, मथुरा में, वाराणसी में? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। प्रेजेंट टाइम पे इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये कुंभ मेला हर 6 साल के अंदर अर्ध कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है और हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। ठीक है, बात करते हैं कुंभ मेले की। तो ये 4 शहरों में लगता है भारत में। कौन कौन से शहर हैं? पहला याद रखिएगा नासिक, दूसरा याद रखिएगा उज्जैन, ठीक है, तीसरा याद रखिएगा हरिद्वार और चौथा याद रखिएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, ये 4 शहरों में लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर फैजाबाद में? तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो ये फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद जिसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है। नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी बेगम की याद में इसको बनवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को या अवंती को? यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बुंदेलखंड क्षेत्र को, या बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी को याद रखिएगा, शक्तिमती इसकी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के, पारसी धर्म के या फिर बौद्ध धर्म के? तो सबसे कम अनुयायी हैं पारसी धर्म के। ठीक है, पारसी धर्म के अनुयायी बहुत ही कम है, लगभग मान के चलिए 0.01% में आते हैं ये। ठीक है, इस्लाम की बात करें तो ये लगभग 19.26% हैं और हिंदू की बात करें तो 79.73% है और बौद्ध धर्म की बात करें तो ये 0.10% है। इसके अलावा भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ईसाई धर्म की बात करें तो 0.18% है। बात करते हैं जैन धर्म की तो वो 0.11% है। बात करते हैं सिख की, सिख हैं 0.32%। तो राइट आंसर पारसी धर्म हो जाएगा। तो सबसे कम अनुयायी यहाँ पर पारसी धर्म के रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। पहला कथन पढ़ते हैं, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। तो भोजपुरी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ही लोक भाषा है, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं कारण की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो कारण तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता और कारण गलत भी हो जाता है, क्योंकि केवल पूर्वी जो लोग हैं वो केवल एक ही भाषा को बोल सकते हैं, उसके अलावा और कोई भाषा में वो असहज हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वी भाषा के अलावा भी और भी भाषाएं हैं जो पूरब के निवासी बोल सकते हैं।
तो ये कारण हो जाएगा गलत। तो ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें कथन ठीक होगा, कारण गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हम देख सकते हैं कि कथन सही है, मतलब ए सही है किंतु आर गलत है। ए का मतलब हो गया असर्शन और आर का मतलब हो गया रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या फिर गोकुल में। जैसे ही बात होगी लट्ठमार होली की, आप लोगों का दिमाग जाना चाहिए मथुरा में। और मथुरा में कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये बरसाना में मनाई जाती है हर साल होली के त्योहार पर। ठीक है, ये आपको ध्यान। प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में ये मनाया जाता है। अगर आपसे यमुना महोत्सव पूछा जाए तो ये भी मथुरा में मनाया जाता है चैत्र मास में। ठीक है, और विश्राम घाट पर इसका आयोजन किया जाता है यमुना महोत्सव का। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनें। सूची 1 में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला या फिर त्योहार है। दूसरी तरफ आयोजन स्थल है पशु मेला, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला, माघ मेला। इस साइड में प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बटेश्वर और वाराणसी। जो पशु मेला होता है इसको बटेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। ये आगरा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ध्रुपद मेले की, तो ध्रुपद मेला जो है वो आपका वाराणसी में लगता है। ठीक है, बात करते हैं गोविंद साहब, तो गोविंद साहब का याद रखना ये मेला अंबेडकर नगर में लगता है। और बात करते हैं माघ मेले की, तो ये लगता है प्रयागराज में। तो इसमें भी कूट नहीं दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं, इसके कूट जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए वाले के राइट होंगे। उसमें जो कूट दिए गए थे तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मैचिंग करके बता दिया कौन सा किससे मैच करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मेले को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई या फिर उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य ये सभी हो जाएंगे, धोबिया भी है, राई भी है, सायरा भी है, ये सारे के सारे ही हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करते हैं, जो धोबिया नृत्य है ये धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। जो राई नृत्य है ये बुंदेलखंड की महिलाएं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नृत्य किया करती हैं। और बात करते हैं सायरा की, तो ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटते समय किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ों को बताया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद या फिर लोखंडवाला। हरिदास चौरसिया की जन्म की बात हो रही है, जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में 1 जुलाई 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? क्या बिहार मध्य प्रदेश होगा, झारखंड बिहार होगा, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश होगा या फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होगा? बात करते हैं थारू जनजाति की, तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। इसके बाद बुक्शा जनजाति, ये जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में और लखीमपुर खीरी में निवास करती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2004 में, 2003 में, 2002 में या फिर 2001 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 ईस्वी में आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये भारत सरकार के द्वारा। ये केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज फैजाबाद में या फिर
पंतनगर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, तो ये कानपुर में स्थापना की गई थी इसकी 1975 ईस्वी में, ठीक है, कानपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, तो ये अयोध्या में की गई थी 1976 ईस्वी में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, गोविंद वल्लभ पंत जी ने, या फिर मदन मोहन मालवीय जी ने। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। 4 फरवरी 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या फिर कानपुर। अगर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी तो वो कहाँ पर हैं? कानपुर में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे इंग्लिश में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कहा जाता है इनको, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आने वाले कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पुलिस के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इस तरीके के कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बरेली में, लखनऊ में, नोएडा में या फिर मेरठ में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की, तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था 1937 ईस्वी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? क्या अंग्रेजी होगा, भोजपुरी होगा, उर्दू होगा या फिर हिंदी होगा? यूपी कांस्टेबल 2009 में ये प्रश्न पूछा गया और ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन आपका। राजभाषा के ऊपर हमेशा एक प्रश्न बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश की या तो आपसे पूछा जाएगा पहली राजभाषा कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो अभी पूछा जा रहा है दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगी उर्दू। 1989 में इसको राजभाषा के रूप में मान लिया गया था। बात करते हैं पहली राजभाषा, तो वो हिंदी है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में पहली राजभाषा हिंदी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्र भानु गुप्ता, श्री HP मोदी, श्री कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी या फिर श्री बुरगुल्ला रामकृष्ण रॉय। ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राज्यपाल के रूप में कभी पदभार किसने नहीं संभाला है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, श्री चंद्र भानु गुप्ता, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे, ये एक बार CM जरूर रहे थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का गठन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल कौन है, तो वो थे श्री होमार्जी फिरोजशाह मोदी जी। अगर आपसे वर्तमान राज्यपाल पूछी जाए तो सभी को पता होना चाहिए आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री आपसे पूछे जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष पूछे जाए सतीश महाना जी हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आज का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। उड़ीसा पुलिस की है, क्या राजस्थान पुलिस की है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की है या फिर हरियाणा पुलिस की है? तो जो आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक आदर्श वाक्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लास को अभी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।